एक चीज और कैप्टन साहब खबर आ रही है, वो ये कि ईरान में जब भी कोई बड़ा हमला किया जाता है तो वहां पोस्टर लगाए जाते हैं। एक तो वहां पे जो कहते हैं कि लाल परचम, सुर्ख परचम उसको कहते हैं, एक तो वो लगाया जाता है वहां पे 8वें इमाम का जो रौजा है मशहद में। और दूसरा जो है ये पोस्टर लगाया गया और खास तौर से वहां पे परमाणु विस्फोट के इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। क्या लग रहा है, और ये लिखा जा रहा है कि क्या कोई बड़ा हमला इजराइल पर ईरान करेगा? क्या आपको लग रहा है कि क्या ऐसी पोजीशन है? क्योंकि पहले हम ये सुन रहे थे कि ईरान जो है वो शायद इसी दौरान रिजल्ट आने से पहले कि जब अमेरिका इलेक्शन में बिजी होगा तब मौके का फायदा उठा के ईरान हमला कर देगा, लेकिन अब ऐसी बात तो हुई नहीं। अब क्या लग रहा है आपको कि क्या वाकई कुछ ऐसा होने जा रहा है? डॉक्टर रिजवी, ये समझना पड़ेगा कि ईरान में धार्मिक विचारों के लोगों की थोड़ी ज्यादा पैंठ है। तो ये जो पोस्टर लगाए जाते हैं ये इनके स्टॉर्म ट्रूपर्स हैं। ये शायद ईरान की जो सरकार है या वहां के जो कूटनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उनका विदेश मंत्रालय या उनका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसका शायद सही आकलन नहीं कर पाए। देखिए, आयतुल्लाह खोमेनी के बारे में ये माना जाता है कि वो बहुत ही कट्टर हैं, बहुत ही मजबूत हैं, और जो उनका एम है, कहा जाता है मीडिया में कि अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल, ऐसा शायद ना हो। खबरें तो ये भी आती हैं कि आईआरजी के जो टॉप कमांडर्स हैं या ईरान के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कहा कि हम बहुत जल्दी दांत तोड़ने वाला बदला लेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां जो नए उनके प्रेसिडेंट बने हैं पेजेश्कियन, वो थोड़ा मॉडरेट है। उन्होंने काफी कोशिश की है कि थोड़ा सा ईरान का जो आक्रामक रुख है इजराइल के प्रति उसको कम किया जाए। वो देखिए, वो यूरोप घूम चुके हैं, पश्चिमी जो पढ़ाई है उससे भी एक्सपोज हो चुके हैं। उन्हें मालूम है कि लड़ाई करते रहिए तो इसका कोई अंत नहीं है। इसने उसको मारा, उसने जवाब दिया, बदला लिया, उसने इसको मारा, इसने जवाब दिया, बदला लिया। पेजेश्कियन को मालूम है कि इस तरह से तो टिट फॉर टैट की लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। एज ए मिलिट्री एनालिस्ट मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि पेजेश्कियन और जो ईरान की मिलिट्री है, देखिए जो आईआरजी के कमांडर हैं वो तो थोड़ा ज्यादा आक्रामक रुख हमेशा रखते रहे हैं, लेकिन जो ईरान की मिलिट्री है, रेगुलर आर्मी है, उसके टॉप कमांडर्स का ये आकलन है कि ईरान के पास कितने रॉकेट्स हैं, कितने मिसाइल हैं। अलग अलग इंटेलिजेंस, सीआई है, मोसाद है, इनका आकलन था कि युद्ध जब चालू हुआ तो उनके पास 2000 किलोमीटर मार करनी पड़ेगी। देखिए, इजराइल से लॉन्च करेंगे तो ईरान से लॉन्च करेंगे तो इजराइल 2000 किलोमीटर पर जाता है। तो ऐसे वाले रॉकेट्स, मिसाइल कितने हैं? महज शायद 2000 या शायद 1800। तो अप्रैल में उन्होंने उसमें से करीबन 200 या 300 फायर कर दिए। 1 अक्टूबर को उन्होंने 180 से ज्यादा फायर कर दिए। तो समझ लीजिए मोटा मोटी 500 तो निकल गए ना। तो उनके पास ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं, कितने और बचे हैं? हो सकता है महज 1200 के आसपास बचे होंगे। तो एज ए मिलिट्री एनालिस्ट मेरा आकलन ये है कि ईरान की जो रेगुलर आर्मी है उसके कमांडर्स और पेजेश्कियन को मालूम है कि इस बार भी अगर वो इजराइल पर हमला करेंगे 300 और दाग देंगे, उनका स्टॉक कम होकर 900 हो जाएगा। और ये जो 300 दागेंगे, इनमें से कितने पहुंच जाएंगे डेविड स्लिंग को भेजते हुए, एरो 2-3 को भेजते हुए, आयरन डोम को भेजते हुए? आकलन ये है कि मुश्किल से 5, 6, 7, 8 जो हैं वो इजराइल के मिलिट्री टारगेट्स पर गिरते हैं। तो पेजेश्कियन भी फिलहाल अब कोशिश कर रहे हैं आयतुल्लाह खोमेनी को समझाने की, और ईरान की जो थोड़ा धार्मिक मजबूती से वाले, कट्टरपंथी नहीं लेकिन जो धार्मिक विचार वाले हैं, कि युद्ध को अब समाप्त करने की बारी आ गई। देखिए, ट्रंप ने ऑलरेडी हिंट दिया है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वहां ट्रंप अब वो ट्रंप नहीं रहे जो 4 साल पहले, 6 साल पहले थे। ट्रंप ने ये हिंट दिया है कि अगर माहौल अनुकूल बनता है तो ईरान के साथ वो जो हजारों आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं और एक ईरान विरोधी मानसिकता है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो उसको थोड़ा मॉडरेट करने के लिए राजी हैं।
अमेरिका भी चाहता है कि पर्शियन गल्फ सेफ रहे ट्रांजिट के लिए। अमेरिका भी चाहता है कि हुती हिजबुल्लाह थोड़ा शांत हो जाए ताकि लाल सागर से शिप्स की जो मूवमेंट है वो प्री वॉर पीरियड में जैसे थी सुएज कैनाल से उस पे फिर से आ जाए। तो पेजिशकिन मेरे ख्याल से मेरा जो आकलन है वो थोड़ा समझाने में सक्सेसफुल हो रहे हैं कि ईरान को फिलहाल इजराइल के ऊपर एक और बैलिस्टिक मिसाइल वाला हमला नहीं करना चाहिए। जी ये बिल्कुल सही है कि एक मतलब समझदारी वाली बात। और मैं समझता हूं कि अब तक ईरान जो है बहुत ही हिकमत के साथ ही आगे बढ़ा है, और यही वजह है कि वो प्रॉक्सी जो है उनकी उसी को आगे कर रहा है। आज देखिए कि आप हिजबुल्लाह जो है जो फायर कर रहा है जिस तरीके से, मैं समझता हूं कि वो बगैर ईरान की मदद के नहीं। अच्छा, दूसरा हुती जो है वो भी बिल्कुल से तैनात है एक तरह से। एक चीज और जो कैप्टन साहब कही जा रही थी थोड़ा सा मैं, कि क्या जो पैदल सेना जिसको हम कहते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि ये पैदल सेना जो है इजराइल में दाखिल हो जाए, चाहे उधर हिजबुल्लाह की तरफ से, इधर हमास वाले या ईरान के, और हौती जैसे कि बहुत सारे आ रहे थे, 2 लाख इराकी भी तैयार है। क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि ये बात हो रही थी। हाँ, देखिए ये समझना पड़ेगा कि अगर हम हिजबुल्लाह की बात कर लेते हैं, हिजबुल्लाह तो 1985 1987 से ही बहुत एक्टिव है। हिजबुल्लाह ने ट्रेडिशनली पिछले 30 साल 35 साल का अगर हम हिस्ट्री देखें, उनका जो आक्रामक रुख रहा है वो हमेशा से जमीन पर फायर करने वाले रॉकेट्स और मिसाइल्स से ही किए हैं। हाँ, हाल ही समय में ड्रोन्स का, यूएवीज का इस्तेमाल करने लगे हैं। हिजबुल्लाह ने कभी ट्रेडिशनली जो एक कन्वेंशनल जमीनी हमला होता है, मोसाद तो दावा करती है कि हिजबुल्लाह में करीबन 40,000 डेडिकेटेड ट्रेन्ड सोल्जर्स हैं और 1 लाख उनके सपोर्टर्स हैं। शिया जितने यूथ हैं, अगर आप लेबनान जाएंगे, आप जा भी चुके होंगे, दक्षिणी लेबनान में बेका वैली में सब जगह जो शिया कम्युनिटी है उसमें 14 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, उसके लिए गर्व और फख्र की बात होती है कि वो हिजबुल्लाह के साथ काम करता है, सपोर्ट करता है। लेकिन हिजबुल्लाह ने कभी जमीनी हमला नहीं किया, आज तक नहीं किया। जो हम नॉर्मल कन्वेंशनल इन्फेंट्री अटैक की बात करती हैं कि 1 बटालियन 1000 जवान आगे चले गए, 3 बटालियन, एक ब्रिगेड कमांडर साहब के नीचे हमला। हिजबुल्लाह के पास अगर 30,000 सोल्जर हैं तो उनके पास तो 3-3 डिवीजन हो गई, एक फुल फ्लेज कोर के बराबर इन्फेंट्री ट्रूपर्स हैं। लेकिन हिजबुल्लाह ने कभी जमीनी हमला नहीं किया, आज भी नहीं करेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि जमीनी हमला करेंगे तो इतना ज्यादा जो इन्फेंट्री को जो अम्युनिशन चाहिए होता है, चाहे वो 7.62 कैलिबर का गोलियां हो, 5.56 कैलिबर की गोलियां हो, हथगोले हो, आरपीजी हो, ये हिजबुल्लाह के पास खत्म हो जाएंगे 10 दिन के अंदर। और इजराइल की जो एयरफोर्स है, आईडीएफ की जो कमांडोज हैं, उनको हिजबुल्लाह के ट्रूपर्स को, अगर वो इजराइल के अंदर घुस गए, गोलान को क्रॉस करके, ब्लू लाइन को क्रॉस करके, लिटानी रिवर को क्रॉस करके दक्षिण में आ जाएं, तो इजराइल को घेर कर काफी कैजुअलिटी देगा। बाकी क्या ईरान वहां तक पहुंच सकता है? काफी मुश्किल है। देखिए, ईरान की नेवी जो है ना के बराबर है, वो वहां से चल पड़े सुएज, स्टेट ऑफ हार्मोज, लाल सागर से होते हुए इजराइल तक नहीं पहुंचेगी, रास्ते में डुबा दिए जाएंगे, अमेरिका ही डुबा देगा। ब्रिटेन की नेवी के शिप्स वहां पर हैं। ईरान की जो एयरफोर्स है बहुत पुरानी छोटी सी एयरफोर्स है, उनके पास अमेरिका द्वारा ये F4 फैंटम है, जो कि जब मोहम्मद रजा पहलवी के जमाने की बात है तब दिए थे। वह बहुत पक्के दोस्त थे अमेरिका के, वो पुराने हो चुके हैं, ओल्ड मॉडल हैं। ईरान की एयरफोर्स में कुछ 1-2 स्क्वाड्रन मिग-29 है, लेकिन ये मिग-29 के शुरुआती वर्जन्स हैं और वो किसी तरह से टिक नहीं पाएंगे एरियल कॉम्बैट में। क्या ईरान जमीनी हमला कर पाएगा? जमीनी हमला करना मुश्किल है, क्योंकि ईरान की फौज बहुत मिलिट्री काफी प्रोफेशनल है, बढ़िया इन्फेंट्री है, आर्मर, आर्टिलरी उनके पास काफी तादाद में है। लेकिन वहां से निकलकर इराक में घुसना असंभव है। इराक में हमें भूलना नहीं चाहिए कि बगदाद में तो अमेरिका की समर्थन वाली सरकार है,
और इराक में हमें समझना पड़ेगा कि उत्तरी इराक में कुछ ऐसी जगह है, कुर्दिस्तान के पास, तुर्की के पास वाला एरिया, जहां पे थोड़े बहुत इस्लामिक ग्रुप जो हैं वो रेजिस्टेंस में लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ रहे हैं बगदाद में जो सरकार है उसके विरुद्ध। उनका मेन एनिमी इजराइल तो अब हो गया है। तो अगर ईरान की आर्मी समझिए थ्योरेटिकली चल पड़ती, कूच करती है, इराक में ही यूएस एयरफोर्स उनको धर लेगी जमीन पर। उसके बाद रहा सीरिया। देखिए सीरिया तो पिछले 10 साल में गृह युद्ध में फंसा हुआ है। बशर अल असद किसी तरह से अपनी जमीन को पकड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से दमिश्क के बाहर उनकी कोई सुनता भी नहीं है। जो अमेरिकन सपोर्टेड फोर्सेस हैं वो सीरिया में डोमिनेंट नहीं है तो कम से कम खलबली पैदा कर रही हैं। तो इराक की आर्मी अगर, चलिए ईरान की आर्मी अगर इराक से होते होते सीरिया तक पहुंच जाए तो बशर अल असद उनको कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट भी नहीं दे पाएंगे। होगा यही कि यूएस एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स जो कि क्रीट में डिप्लॉयड है वो भूमध्य सागर से ऑपरेट करेंगे, इजराइल भी ऑपरेट करेंगे, और ईरान की जो आर्मी थ्योरेटिकली अगर पहुंच भी जाती है सीरिया में, और सीरिया में ही उनको जमीन पर नष्ट कर देंगे। असंभव है। 1600 किलोमीटर तक समझिए उनके टैंक जा रहे हैं। तो मैं फौज में था, एक टैंक जब आगे जाता है तो हजारों लीटर पेट्रोल, डीजल, टैंक के स्पेयर पार्ट्स, राशन लेके जाना पड़ता है। समझिए ईरान एक हमला करता है तो जाहिर बात है 10,000 यानी एक डिवीजन लॉन्च करेगा, 30,000 यानी एक कोर लॉन्च करेगा। इनको 800 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर सीरिया तक जाते जाते इतना राशन पानी कहां से ईरान देगा? संभव नहीं है। लॉजिस्टिक सप्लाई चेन इम्पॉसिबल है जी। बिल्कुल ये बनना चाहिए। बस हम आखिरी पड़ाव में, कैप्टन साहब, क्या नेतन्याहू को ये पता था कि 13 महीने तक या उससे ज्यादा दिनों तक ये जंग चलेगी? या दूसरी चीज अगर मैं कहूं कि जिस तरह से, क्या ये वाकई जंग है या कोई मिशन है जो नेतन्याहू लेके चल रहे हैं? क्योंकि बेंगुनियन कैनाल का मामला हो या बफर जोन बनाना हो या ग्रेटर इजराइल बनाना हो, तो ये जिस तरह से बिल्कुल से उसको प्लेन कर दिया गाजा को, या फिर वो लेबनान की तरफ बढ़े, तो ये जंग है या कोई मिशन है? और इतना टाइम क्या इनको अंदाजा था कि प्रॉक्सी जो है वो इतनी ताकतवर होगी? जी हाँ, नेतन्याहू का साइकोलॉजिकल एनालिस्ट सारे मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ने किया है। वो फौज में भी थे, जनरल थे, तो उनके आकलन ये है कि वो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, वो चाहते हैं इजराइल की भविष्य की पीढ़ियां जो है नेतन्याहू को एक महान लीडर, जिन्होंने ज्यूस को 7 अलग अलग दिशाओं से हमलों से बचाया। लेकिन एक शॉर्ट टर्म टैक्टिकल रिक्वायरमेंट भी थी। नेतन्याहू की सरकार जो है, लिकुद पार्टी जो है, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रही है। नेसेट में वो एक्सट्रीम राइट विंगर्स की मदद से टिके हुए हैं। तो एक्सट्रीम राइट विंग ज्यूज जो हैं, अगर वो नेतन्याहू से, लिकुद पार्टी से खुश नहीं है, वो अपना एक ईंट निकाल देंगे। वो मेहराब में बीच में एक ईंट होती है, वो उसको निकाल लेंगे, मेहराब गिर जाती है। तो नेतन्याहू को मालूम है कि अगर उनकी सरकार को, अगले साल इलेक्शन है, नेतन्याहू को मालूम है कि अगर उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल अगले साल तक होना चाहिए तो उनको ये जंग लड़नी पड़ेगी। बाकी अगर आप 7 अक्टूबर से पहले का माहौल याद करें, नेतन्याहू बहुत प्रेशर में थे। उनके ऊपर शायद करप्शन के काफी सारे केसेस चल रहे थे, और इजराइल की जो जुडिशरी है, हिंदी में कहा जाता है कि हाथ धो के पड़ गई थी उनके पीछे, क्योंकि जुडिशरी को लग रहा था कि शायद नेतन्याहू जुडिशरी के पर कतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो जुडिशरी बस लार टपका रही थी कि ये किस तरह से ये केस, 5-6 केस उनके सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए और जुडिशरी जो है नेतन्याहू को गवाही देने के लिए कटघरे में खड़ा कर दे। ये तो 7 अक्टूबर को जो हो गया अचानक से, उसके बाद नेतन्याहू साहब को सांस मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई। हाँ, मिलिट्री पर्सपेक्टिव से मैं बताता हूं, आईडीएफ के जो टॉप कमांडर थे, उनका आकलन था कि गजा में वो करीबन 11 दिन या 15 दिन के ऑपरेशन पर कब्जा कर लेंगे। ये उनका आकलन था कि उत्तरी गजा में खान यूनिस पे रफा तक वो 14-15 दिन तक पूरा कब्जा कर लेंगे।
उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा लंबा चलेगा। वॉर कैबिनेट बनाई गई थी, वो उनका नियम है, जब भी युद्ध होता है वॉर कैबिनेट बन जाता है और जो विपक्ष है उनको भी मौका दिया जाता है कि वो भी विदेश मंत्री बन जाए, रक्षा मंत्री बन जाए। जैसे हम सोच रहे हैं योव गालेंट, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो बहुत महत्वाकांक्षी हैं, अगले इलेक्शन में वो शायद नेतन्याहू के विरुद्ध ही खड़ा होना चाहते हैं। जहां तक हिजबुल्लाह के ऊपर हमला है, इसने काफी सारे देशों को थोड़ा चौकन्ना कर दिया। अमेरिका भी काफी उम्मीद लगाए हुआ था कि हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में घुसकर वो वैसा हमला नहीं करेगा, क्योंकि यदा कदा ही 1900 बेकावेली ऑपरेशन हुए थे, 1982 की बात है। उसके बाद 2006 में लास्ट ऑपरेशन आईडीएफ ने किया था, जब वो लिटानी रिवर क्रॉस करके उत्तर में बेरूत तक पहुंच गए थे। तो अमेरिका ने काफी जोर डाला और उम्मीद कर रहा था कि हिजबुल्लाह के ऊपर हमला नहीं करेंगे। हाँ, आईडीएफ ने यह सोचा था कि शायद इन बड़े बड़े हमलों से हिजबुल्लाह के जो लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हैं वो उनको तबाह कर देगा 10 दिन 15 दिन में। लेकिन आज भी हिजबुल्लाह ने प्रूव कर दिया कि उनके लॉन्ग रेंज रॉकेट्स का जो आर्सेनल है वो उनके पास अभी तक बचे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से नेतन्याहू का एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ब्लंडर तो हो गया है। इजराइल की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है। अलग अलग पश्चिमी जो एकेडमियां है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उनका आकलन है कि हर रोज की लड़ाई में करीबन 250 मिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं। कुछ अमेरिकन शोधकर्ताओं ने तो फिगर दे दिया है कि कोई 94 बिलियन डॉलर इजराइल ने अभी तक इस युद्ध में खत्म कर दिए। मैं उनकी लोकल हिब्रू से जो इंग्लिश में ट्रांसफर होती है, तेल अवीव की अखबार पढ़ रहा था, जेरूसलम की अखबार पढ़ रहा था। 8000 टैक्सी चालक वहां बेरोजगार है पिछले 1 साल से, क्योंकि पिछले 1 साल से वहां दुनिया से कोई टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। क्रिश्चियंस आते थे, मुस्लिम्स आते थे, ज्यूज तो आते ही थे जेरूसलम में घूमने के लिए। 8000 टैक्सी चालक बेरोजगार हैं, टूरिस्ट नहीं है। 450 से ज्यादा 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार पिछले 1 साल से बंद पड़े हैं। बहुत नुकसान हो रहा है। और जाते जाते मैं एक आपको आंकड़ा दे दूं, इजराइल में एक बड़ा अजीब सा नियम है, खासतौर से इजराइल में जब रिजर्विस्ट को बुलाया जाता है। समझिए इजराइल में वो आपको यू आर ए सिटीजन और आप समझिए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या डॉक्टर अरविंद जो है वो समझिए डेंटिस्ट हैं। जब एज ए रिजर्विस्ट आपको युद्ध के लिए बुलाया जाता है तो आपको 2 तनख्वाह देनी पड़ती है। एक तो आपको जो इजराइल आर्मी की तनख्वाह है, जिस भी डेजिग्नेशन पे आप हैं, चाहे सार्जेंट है या कैप्टन है, आपको वो तनख्वाह तो देते ही है। इसके साथ साथ आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या कोई अगर डेंटिस्ट है, उनका जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है, वहां इनकम टैक्स रिटर्न नहीं बोला जाता, वहां इनकम रिटर्न बोला जाता है कि इनकम का एक उनको हर साल जमा करना पड़ता है कि कितना उन्होंने इनकम किया। उसके हिसाब से इजराइल की सरकार उसको कंपनसेट करती है हर महीने। तो एक टैक्सी ड्राइवर है, उसको अपने टैक्सी ड्राइवर के हिसाब से वो जो कमाता था वो पैसे देने पड़ रहे हैं इजराइल की सरकार को, प्लस वो टैक्सी ड्राइवर अगर सार्जेंट या कॉर्पोरल बन जाता है वो तनख्वाह देनी पड़ रही है। तो इजराइल 3 लाख रिजर्विस्ट, तो इजराइल की इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है। उनको इससे उबरने में सालों लग जाएंगे। मुमताज साहब अनम्यूट कीजिए। जी 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 जी, इसी पे कैप्टन साहब आप भी थोड़ा से बतौर, उसके बाद एंड करते हैं जी। चाहत है कि डॉलर को मुकाबला दिया जाए। 20 कंट्रीज रूस खासतौर से चीन की अगुवाई में कुछ काम कर रही हैं। ये समझना पड़ेगा कि डॉलर तभी आएगा अगर भारत के लोग और चीन के लोग, रूस के लोग भी डॉलर खरीदना चाहें। आज की तारीख में मैं आपको जमीनी हरकत बता देता हूं। आप किसी भी इंडियन बिजनेसमैन को या इंडियन सिटीजन को बोलिए कि आप एक्सपोर्ट कीजिए, और एक्सपोर्ट करने के बाद आप उसकी जो पेमेंट है वो आप डॉलर में लेंगे, पाउंड में लेंगे, यूरो में लेंगे, या ब्रिक्स की करेंसी में लेंगे। अब मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि अभी साइकोलॉजिकल जो माहौल है, सेंटिमेंट्स, मार्केट सेंटिमेंट्स ऐसे हैं, सभी बोलेंगे भाई हमारी पेमेंट आप डॉलर में कर दीजिए, यूरो में कर दीजिए, अप्रिशिएट होती है। ब्रिक्स की करेंसी में कोई भी, एक भी बिजनेसमैन, एक भी ट्रेडर जो एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया से, वो ब्रिक्स की करेंसी में पेमेंट लेने के लिए राजी नहीं होगा। ये जमीनी हकीकत है। तो सेंटिमेंट्स इसके खिलाफ है।